Okay. Hello everyone. So we are continuing again our playlist for structure of atom, molecules and nuclear. ठीक है. चलिए, हमने बहुत सारी चीजें अभी तक पढ़ी हुई है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए सामने चलेंगे. और जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो सारा का सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा हुआ है, जिसका नाम है बोर्स एटॉमिक थ्योरी. तो सबसे बहुत अच्छे से बहुत एक्सप्लेन करके रखा हुआ है. सो दैट इज बोर्स एटॉमिक थ्योरी, है ना. बोर्स एटॉमिक थ्योरी क्या है? बोर्स एटॉमिक थ्योरी वो है कि एटम की हर पॉसिबिलिटीज, हर कंडीशंस को एक प्रॉपर तरीके से स्टडी किया गया है, और वो जो स्टडी है वो बोर्स एटॉमिक थ्योरी कहलाएगी. क्लियर? तो जो एटम को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के तरीके में बोर्स ने 3 स्टेटमेंट्स बनाए हुए हैं. क्लियर? और वो जो 3 स्टेटमेंट है वही बोर्स के 3 पोस्टुलेट्स कहलाते हैं. क्लियर? सो दैट आर बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, बोर्स थर्ड पोस्टुलेट. क्लियर? तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन. व्हाट इज बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट? पहला, ठीक है. सो फर्स्ट पोस्टुलेट. व्हाट इज बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट? बोर्स पहला पोस्टुलेट क्या है? बोर्स पहला पोस्टुलेट यह है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, है ना, इसका प्रीवियस में हम लोग ने बहुत सारी स्टडी की हुई है, उसी स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करते हुए सामने चल रहे हैं. सो अगर ये हमारी एक ऑर्बिट है और यहाँ न्यूक्लियस है. क्लियर? और यहाँ हमारा कोई इलेक्ट्रॉन्स है ना, एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. वी आर कंसीडरिंग एक्चुअली. तो दिस इलेक्ट्रॉन है, सो दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, है ना, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स. अब ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, और यहां से इसका मैं सेंटर ले लूं, सो दिस इज रेडियस r. क्लियर? तो ये जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जब हो रहा है, दिस इज रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, तो एक नेसेसरी फोर्स इसका लगेगा, दैट इज टुवर्ड द सेंटर. क्योंकि एक फोर्स हमारा ऐसा है जो हम लोग रोटेशनल डायनामिक्स में इसको बहुत अच्छे समझ के रखे हुए कि कोई भी पार्टिकल जब घूमता है, किसी के अराउंड में घूमता है, तो एक नेसेसरी फोर्स अप्लीकेबल हो जाता है, and that necessary force is nothing but your centripetal force. Clear? So it means that when this electron is revolving around the nucleus in the orbit, the necessary force is acting toward the center, and that necessary force is a centripetal force. Clear? Iska centripetal force, and to balance this equation, balance this force, so we are assuming there is a centrifugal force and this centripetal force. So this is FCP, that is a centripetal force, and this is centrifugal force. Clear? और इसकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो जाएगी ऐसे. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. क्लियर? जैसे जैसे ये ऐसे घूमते हुए रहेगा तो सिस्टम आपका अगेन इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. क्लियर? ये आपका सिस्टम ऐसे घूमते हुए रहेगा. इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा. ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना. So that force of attraction is nothing but the electrostatic force. Clear? And this is electrostatic force is taken according to the Coulomb's law. ठीक है? तो Coulomb's law हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का होता है. Coulomb's law of electrostatic, the force of attraction or repulsion. अगर हम लोग उसको जनरल तौर से देखेंगे तो force of attraction or repulsion between the two point charges is directly proportional to the product of magnitude of the charge and inversely proportional to the square of distance between them. ये आपका Coulomb's law कहलाता है. ठीक है? ये आपका Coulomb's law है. ठीक है? इसी अकॉर्डिंग हम लोग इसका एक इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है? So that is ये necessary centripetal force. This necessary centripetal force is provided by electrostatic force which is exerted between the nucleus, the positively charged nucleus and negatively charged electron. Clear? So this is called as first postulate, Bohr's first postulate. What is Bohr's first postulate? कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होगा, ठीक है, so when the electron is revolving around the nucleus in the orbit, the necessary centripetal force is provided by the electrostatic force. Necessary centripetal force कौन provide करेगा? Electrostatic force. That's why we are writing the equation, that is centripetal force is equals to electrostatic force. Centripetal force is equals to electrostatic force. So this is our equation. So centripetal force is equals to electrostatic force, and we have the equation for centripetal force, that is mv square divided by r. So where r is the radius of this orbit and is equals to, this is electrostatic force, that is 1 upon 4 pi epsilon naught according to the Coulomb's law. So 1 upon 4 pi epsilon naught, it is e square divided by r square.
E square divided by r square. Clear? So again from this equation this r and this square get cancel, ये m इधर आ जाएगा, so v square का इक्वेशन यहाँ से बनेगा, so v square is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught and this is e square divided by mr. So this is the equation for velocity, square of velocity which is revolving around the nucleus. मतलब ये स्पीड हो गया, स्पीड किसका, इलेक्ट्रॉन का हो गया जो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस. Clear? This is called as Bohr's first postulate. Again, I am repeating what is Bohr's first postulate. When the electron is revolving around the nucleus in the orbit, the necessary centripetal force is provided by electrostatic force exerted between positively charged nucleus and negatively charged electron. That's why we are writing the equation, that is centripetal force is equal to electrostatic force. Clear? And this mv square divided by r, it's 1 upon 4 pi epsilon naught e square divided by r square. So we get this equation, and this is the equation for velocity. Yeah, otherwise we can say that. So this is the equation for speed of this revolving electron around the nucleus. Clear? ये हो गया आपका बोर्स का पहला पोस्टुलेट. तो बोर्स का पहला पोस्टुलेट बहुत सिंपल है कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के बराबर होगा. यही आपके बोर्स के फर्स्ट पोस्टुलेट में एक्सप्लेन करके रखा हूं. क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बोर्स सेकंड पोस्टुलेट. ठीक है, नाउ सेकंड पोस्टुलेट, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट. सो व्हाट इज बोर्स सेकंड पोस्टुलेट? जब बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट क्या है कि जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है ना, सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, तो एंगुलर मोमेंटम इसका, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो होता है, सो दैट इज वी आर डिनोटिंग L इज योर एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इस चीज का, व्हेन दिस इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 pi. 2 pi यहाँ हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि फॉर कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इट शुड टेक द एंगल ऑफ 2 pi. And then h is your Planck constant, where n is a number of orbit. Yeah, it is also called as the principle of quantum number. Clear? So L is equals to n into h divided by 2 pi. So if I am taking L, again L is equals to r m v. ठीक है, ये r m v होता है. There r is radius of this orbit, m is mass of electron, and v is the velocity of revolving electron. Clear? So again this is L is equals to RMV and L is equals to NH divided by 2 pi, where n is integral multiple. Yeah, it is also called as principle of quantum number. So this is L is equals to NH divided by 2 pi, L is equals to RMV. So we are comparing again this equation, RMV is equals to NH divided by 2 pi. So this is the equation. Clear? Again from this equation, if I am writing the equation of V, so V is equals to NH divided by 2 pi. Again this is R into M. Clear? So again this is the equation for speed, yeah, otherwise velocity of the revolving electron which is around the nucleus. Clear? So this is all together the terms of angular Bohr's second postulate. Again it is explained in terms of another way, and that another way, that is angular momentum of rotating body. Yeah, angular momentum of rotating electron is equals to I into omega, where I is your moment of inertia and omega is your angular velocity. Clear? So again L is equals to I का फॉर्मूला होता है mr square. Clear? If I am taking this is mr square and this omega is again as it is. We know that the relation between linear velocity and angular velocity, it is r omega. So it means that omega is equals to v upon r. Clear? So this is the relation. This is relation between linear velocity and angular velocity. So omega is equals to v upon r हो जाएगा. So we are putting this omega here. Again we get, so this is mr square and this is omega, and omega is equals to v upon r. Clear? So again from this equation, so L is equals to mrv. So again this is the angular momentum, and this is the equation we are also using in this one. So that means that angular momentum of a revolving electron is equals to the integral multiple of h divided by 2 pi. This is the Bohr's second postulate. Clear? ये Bohr's का second postulate हो गया. Clear? अब चलते हैं हम लोग Bohr's के third postulate की तरफ. ठीक है? Now we are taking third postulate, Bohr's third postulate. थर्ड, तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है? बोर्स थर्ड पोस्टुलेट. बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट देखते हैं. सो व्हाट इज बोर्स थर्ड पोस्टुलेट? बोर्स थर्ड पोस्टुलेट क्या कहता है? चलिए सुनते हैं अभी फिर से वही कहानी. अगर ये हम लोग फिर से, अगर ये हमारी ऑर्बिट होगी, ये अगर पहली ऑर्बिट, इसके अंदर एक ऑर्बिट ले लेता हूं, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, एंड देयर इज नंबर ऑफ ऑर्बिट वी आर टेकन हियर. Again we are taking number of orbit.
So this is called as first orbit, this is second orbit, this is third orbit, and up to so on. So we are considering this is first orbit, this is first orbit, this is second orbit, and it's continuing. So we are this is nth orbit. Clear? So again this is we called as this is a lower energy orbit. या आपकी लोअर एनर्जी ऑर्बिट होगी, ठीक है. दिस इज लोअर एनर्जी ऑर्बिट, ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड एज हायर एनर्जी ऑर्बिट. So this is higher energy orbit. Clear? So if the electron is jumped from higher energy orbit to the lower energy orbit, and we are denoting higher energy orbit, it is by En, and we are denoting lower energy orbit, it is by Ep. Clear? So if the electron is jumped from higher energy level, higher energy orbit to the lower energy orbit, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर जंप करता है तो it radiate the energy, and that radiate energy is equals to the energy of photon. Clear? Yeah, it is emit the radiation, yeah, it emit the energy, and that energy is photon. Clear? Yeah, it also we can say that it is energy of photon या quantum. Clear? So we can say that when this electron is jumped from higher orbit to lower orbit, ऐसा जरूर नहीं कि ये higher orbit है, इसके next वाली भी higher orbit होगी, उसका previous वाला उसका lower orbit हो जाएगा. Clear? When the electron is jumped from lower orbit to higher orbit, it radiate the energy. Clear? वो energy को radiate करेगा, और कितनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, दैट इज एनर्जी ऑफ फोटोन. एंड वी नो दैट इन डुअल नेचर, हम लोग ने डुअल नेचर में इसको पढ़ा है. क्या पढ़ा है कि जो एनर्जी होती है फोटोन की, सो दैट फोटोन एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h into nu, so where h is a Planck constant and nu is your frequency. Clear? And if this is a nu, we have again in terms of c, that is sc by lambda. So this is the equation for energy of photon. ये इक्वेशन है आपकी एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए. क्लियर? सो इफ द एनर्जी, इफ दिस इलेक्ट्रॉन इज जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, हायर ऑर्बिट से जब लोअर ऑर्बिट में जब एनर्जी इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो ये रेडिएट को बाहर निकालता है. द मीनिंग ऑफ बाहर निकालना, इट रेडिएट द एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड दिस इज h into nu. या अदरवाइज वी कैन से दैट दिस इज En minus Ep is equals to h into nu. Clear? Otherwise we can say that आप पहले यहाँ हम लोग ले ले E, so this is energy of photon. ठीक है? So it means that this is En minus Ep is equals to h into nu. Yeah, otherwise we can say that En minus Ep is equals to hc divided by lambda. Clear? So these are these equation for the Bohr's third postulate. ये बोर्स का तीसरा पोस्टुलेट है. So what is Bohr's third postulate? कि भी when this electron is jumped from higher orbit to lower orbit, it radiate the energy, and that energy is equal to the energy of photon. Clear? Yeah, otherwise again we can say that the difference between the energy of higher energy orbit to the lower energy orbit is equal to the energy of photon. Clear? इसको दूसरी तरीके से ऐसे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जो डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस जो होता है हायर ऑर्बिट से और लोअर ऑर्बिट के बीच का, सो इज नथिंग बट योर एनर्जी ऑफ फोटोन, एंड दैट एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट h into nu in terms of lambda, so it's hc divided by lambda. Clear? So this is the equation for the Bohr's third postulate. Clear? ये Bohr's के तीन postulate के ये equations हैं. Clear? Now see again, जब ये इलेक्ट्रॉन, अभी इसमें एक बेसिक सा कंसेप्ट है, वो बेसिक से कंसेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं. एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी रेडिएट या एब्सॉर्ब तब करता है व्हेन इट इज जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट या हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट. क्लियर? सो इट इमिट द रेडिएशन, इट इमिट द एनर्जी, इट एब्सॉर्ब द एनर्जी. क्लियर? तो एनर्जी उसकी बदलती तभी है व्हेन दिस एनर्जी चेंजेस व्हेन इट इज जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर. But when it is revolving in the orbit, there is no change in the energy. Clear? Energy में उसका कोई बदला नहीं होता. कब बदल नहीं होता? When it is revolving in the orbit. ठीक है? It means that it conserves the energy. उसका energy कम भी नहीं होगा, ज्यादा भी नहीं होगा during the revolution of electron. But when it is jumped from one orbit to another orbit, there is changing in the energy. And if it is jumped from higher orbit to lower orbit, so it means that it radiate the energy, and that radiate energy is equals to the h into nu, and that is energy of photons. Clear? So this is all about, this is the Bohr's first, second and third postulate. So this is your Bohr's third postulate, this is your Bohr's second postulate, and this is your Bohr's first postulate. If you considering कि आपको अगर समझ में आ रहा है कि हम लोग ने यहाँ क्या किया हुआ है, तो नेक्स्ट हमारा वीडियो आ रहा है. सो दैट इज अगेन, इट इज फॉर रेडियस ऑफ Bohr's orbit. थैंक यू फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच.